हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद के। कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो मैं अभी आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और उसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि किसने दी थी? अल्बर्ट बांडुरा जी। तो आज हम बात करने वाले हैं बांडुरा जी के बारे में हैं कि अल्बर्ट बांडुरा जी जो थे उन्होंने क्या कहा था। साइकोलॉजी का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। ठीक है। तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसकी अगर मैं बात करूं अन्य नामों की, अदर्स नेम की, तो वो अन्य नाम क्या क्या हैं? देखो भैया, इसके थोड़े ज़्यादा नाम हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है नामों में, सेम से हैं लगभग, समझ जाओगे आप, कुछ याद भी रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिएगा। ओके। तो इसको कहते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, और कहते हैं इसको निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, और कहते हैं इसको मॉडलिंग थ्योरी। हाँ जी, मॉडलिंग थ्योरी भी इसी को ही कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी को ही क्या कहते हैं? मॉडलिंग थ्योरी ही कहते हैं। तो एक बार दोबारा से रिवाइज वो कर रहा हूँ मैं, रिकॉल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिया था, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। बात करूं मैं इसके अन्य नामों की, तो अन्य नामों के अंतर्गत आते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत और मॉडलिंग थ्योरी। अब देखो आगे, बांडुरा जी जो थे वो कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बांडुरा जी? अमेरिका के थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कनाडा के अल्बर्ट प्रदेश में हुआ था। कनाडा में एक प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है अल्बर्ट प्रदेश, और उस अल्बर्ट प्रदेश के कारण ही इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? अल्बर्ट बांडुरा। तो इनका नाम अल्बर्ट बांडुरा क्यों क्यों है? क्योंकि इनका जो जन्म है वो कनाडा के अल्बर्ट शहर में हुआ था। और बांडुरा जी जो थे उन्होंने जो बुक दी थी, उस बुक का नाम था सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो बांडुरा जी थे, अल्बर्ट बांडुरा जी, उन्होंने जो बुक दी थी उसका नाम था सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। ठीक है। तो है क्या इसमें कि जो ये नाम दिए हुए हैं ये क्यों दिए गए हैं, किस कारण से दिए गए हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ कि दूसरों को प्रेक्षण करके जो सीखा जाता है उसे प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। दूसरों को प्रेक्षण करके यानी कि दूसरों को देख करके जो वो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य को देख करके कि किस प्रकार कोई इंसान जो है सामने वाला हम जैसे देख रहे हैं उससे हमें सीखना है, लर्न करना है, तो वो उस काम को किस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, कि वो उस काम को किस प्रकार से कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम, यानी कि प्रेक्षण के आधार पर जो हम अधिगम करते हैं वो प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट, जब दूसरों के अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, जब दूसरों के अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है तो उसे अनुकरणात्मक अधिगम कहते हैं, यानी कि इमिटेटिव थ्योरी कहते हैं। अनुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेटिव, क्या बोलते हैं? इमिटेटिव बोलते हैं। ओके। तो जब दूसरों के अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, यानी कि जब दूसरों को अपन देख रहे होते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनका क्या करते हैं? उनका अनुकरण करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट, समाज द्वारा मान्य व्यवहार को, यानी कि समाज जिन व्यवहारों को अनुमति देता है, जिन व्यवहारों को मानता है, जिन व्यवहारों को यदि हम करें तो वो शाबाशी देता है, नहीं तो हमें क्या देता है? वो गलत जो है बताता है। तो समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार, यानी कि जो हमें नहीं करने चाहिए, जो कैसे हैं? अनैतिक हैं, तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों कहलाता है? क्योंकि ये समाज के नियमों पर चलने वाला सिद्धांत है। समाज जो नियम तय करता है, अगर उन पर हम चल रहे हैं तो हम सही राह पर हैं। तो ये सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और समाज का जो है, समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन पर चलने के कारण ही
उनके द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने और उनके द्वारा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है कि जब हम दूसरों का अवलोकन करके यानी कि ऑब्जर्व करके, क्या करके, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो जब हम दूसरों का अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम कहते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि भैया हम अवलोकन के आधार पर सीख रहे हैं। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा कुल 3 प्रयोग दिए गए। कितने प्रयोग दिए अल्बर्ट बांडुरा ने? 3 प्रयोग दिए थे अल्बर्ट बांडुरा ने। और वो 3 प्रयोग कौन कौन से हैं देखिए। तो उसने जो पहला प्रयोग दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने अपना, वो दिया था बालकों पर यानी कि बच्चों पर। अल्बर्ट बांडुरा का जो पहला प्रयोग है वो किस पर है? बच्चों पर है, बालकों पर है। प्रयोग क्या है उसे देख लेते हैं। बांडुरा ने क्या किया था, बालकों को अलग अलग प्रकार की फिल्में दिखाई। बालकों को अलग अलग प्रकार की फिल्में दिखाई। बच्चों को क्या कहा उसने, चलो भाई सिनेमा हॉल चलते हैं और तुम्हें आज हम फिल्म दिखाएंगे। तो बच्चे उनके साथ चल दिए साहब, तो चल दिए। बांडुरा ने बालकों को अलग अलग प्रकार की फिल्में दिखाई तथा उनके व्यवहारों के बारे में निष्कर्ष निकालते हुए बताया कि बच्चा जिस परिवेश में विकसित होता है उसमें उसी अनुरूप गुण विकसित होते हैं। यानी कि एक बच्चा है, उसका जो आसपास का वातावरण है जहाँ वो रह रहा है वो उसी वातावरण के अनुरूप ही सीखता है, उसी वातावरण के अनुरूप ही लर्न करता है, उसी वातावरण के अनुरूप ही उसकी जो भाषाई शैली है वो विकसित होती है। तो उसी अनुरूप गुण विकसित होते हैं। जैसे आक्रामक फिल्म उन्हें पसंद आई। आक्रामक फिल्म, अब उसने तीन चार फिल्में दिखाई, 3-4 प्रकार की फिल्में दिखाई थी उसने सिनेमा में बच्चों को, अलग अलग प्रकार की। एक में आक्रामकता, युद्ध, एक्शन मूवी दिखाई गई थी। एक में जो है लव स्टोरी बेस्ड मूवी दिखाई गई थी। एक जो मूवी थी भैया वो न्यूट्रल दिखाई गई थी, यानी कि उसमें कुछ नहीं था, उदासीन पिक्चर जो थी वो थी। तो अब किन किन बच्चों को कैसी कैसी पिक्चर पसंद आई, ये उनके परिवेश पर निर्भर करता था कि जिस परिवेश से जैसा बालक देखता है उसको ऐसी फिल्म पसंद आई थी। तो ये उसने देखने के लिए जो है उनको फिल्म दिखाई थी। ठीक है, तो आक्रामक फिल्म उन्हें पसंद आई जिनके आसपास का जो परिवेश था वो लड़ाई झगड़े वाला था, और ऐसे जो बालकों की संख्या थी वो 50% बालक थे जिनको आक्रामक फिल्म पसंद आई। दूसरी फिल्म स्नेह तथा दया भाव वाली थी जो 30% बच्चों को पसंद आई, जिनका जो परिवेश था वो दयापूर्ण शांतिपूर्ण था। तीसरी फिल्म में ना आक्रामकता थी ना ही स्नेह था, यानी कि उदासीन पिक्चर थी, न्यूट्रल पिक्चर थी वो। और जो न्यूट्रल पिक्चर थी वो ओनली कितने लोगों को पसंद आई, वो ओनली 20% बच्चों को पसंद आई जिनका जो परिवेश था वो उदासीन था, न्यूट्रल था, तथा इनके माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे बच्चे जो थे उन पर उनके माता पिता ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो ये था उसका बच्चों पर प्रयोग, बालकों पर। तो बालकों पर प्रयोग जो था वो अल्बर्ट बांडुरा का क्या था कि बालकों को सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने ले गया था अल्बर्ट बांडुरा, और उनको अलग अलग प्रकार की मूवियाँ दिखाई गई, और उनमें से बच्चों के जो विचार हैं, मनोवैज्ञानिक जो उनकी विचारधारा है, उसको जानने की अल्बर्ट बांडुरा ने कोशिश की कि किस प्रकार का बच्चा कैसे सोचता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो जो उसने एक एक्शन मूवी दिखाई गई जो कि 50% बच्चों को पसंद आई, और वो उनको पसंद आई जिनके आसपास का वातावरण जो था वो कैसा था, लड़ाई झगड़े वाला था। ठीक है, जो दूसरी फिल्म दिखाई गई थी वो कैसी दिखाई गई थी, लव स्टोरी बेस्ड मूवी दिखाई गई थी, जिनके जो आसपास का वातावरण था वो कैसा था, दयापूर्ण, शांतिपूर्ण, स्नेहपूर्ण, ऐसा जो है उनको आसपास का वातावरण था। और ऐसे जो थे वो कितने थे, 30% बच्चे थे। जो थर्ड फिल्म थी वो कैसी थी, न्यूट्रल फिल्म थी, उदासीन दिखाई गई थी, और ऐसे बच्चों का जो आसपास का वातावरण था वो कैसा था, उदासीन था। तो ये था बांडुरा का बच्चों पर प्रयोग। एक था बांडुरा का गुड़िया पर प्रयोग। एक क्या था, गुड़िया पर प्रयोग, जिसको बेबी डॉल मॉडल भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है बेबी डॉल मॉडल या बेबी डॉल प्रयोग संबंधित है या बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो क्या आ जाएगा हमारा नाम, अल्बर्ट बांडुरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्बर्ट बांडुरा ने किया था। तो गुड़िया पर जो प्रयोग किया वो अल्बर्ट बांडुरा ने किया था, बेबी डॉल मॉडल जिसे कहते हैं। बच्चों को ऐसा दृश्य दिखाया जिसमें कुछ बच्चे उस गुड़िया को पीट रहे हैं, बाल खींच रहे हैं उसके,
कुछ समय पश्चात वह बच्चे भी इसी प्रकार की हरकत करने लगे। यानी कि मैं बताता हूँ आपको, देखो कि हुआ क्या था कि जो पांडुरा जी जो थे अपने, उन्होंने गुड़िया पर यानी कि बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि बच्चों को ऐसा दृश्य दिखाया गया जिसमें कुछ बच्चे उस गुड़िया को, जैसे ये गुड़िया थी, ये कोई गुड़िया थी और इसमें कुछ जो बच्चे थे वो इसको पीट रहे थे, इसको इसके बालों को खींच रहे थे। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई गई थी बच्चों के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा। तो जो बच्चे दिखा अल्बर्ट बांडुरा ने जिन बच्चों को इस दृश्य को दिखाया, कुछ समय पश्चात ये हुआ कि ये जो बच्चे थे जिनको अल्बर्ट बांडुरा जी दिखा रहे थे इस सीन को, ये बच्चे भी उसी प्रकार की हरकत करने लगे। मतलब क्या हुआ, यानी कि वो अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीख रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेक्षणात्मक अधिगम कर रहे थे, अनुकरणात्मक व्यवहार कर रहे थे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का पालन कर रहे थे। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट अगर मैं 3 की बात करूं, तो जो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था जोकर पर। अल्बर्ट बांडुरा ने जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था वो जोकर पर किया था। और जोकर पर क्या किया था कि बच्चों के सामने जब जोकर प्रस्तुत किया गया तो बच्चे भी जोकर की तरह नकल करने लगे। यानी कि अल्बर्ट बांडुरा जी कुछ बच्चों को कहाँ ले गए, जोकर दिखाने ले गए, जोकर का खेल दिखाने ले गए, या मतलब जो भी है जहाँ पर जोकर होता हो वहाँ पर ले गए। तो हुआ क्या कि जो जोकर होता है वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है हंसाने वाली। जोकर क्या करता है, हंसाने वाली एक्टिविटीज़ करता है। तो जब जोकर के पास ले गए तो जब बच्चों ने उस जोकर को देखा, एक मिनट, तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जब उस दृश्य को देखते हैं तो वो जोकर की नकल करने लगते हैं। तो वो भी क्या करने लगते हैं, जोकर की नकल करने लगते हैं, जोकर के समान व्यवहार करने लगते हैं। तो इससे क्या प्रदर्शित होता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम कर रहे हैं या अनुकरणात्मक व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रयोग थे जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने किए थे। किस किस पर किए थे, बालक पर किया था पहला, दूसरा किस पर किया था, बेबी डॉल मॉडल पर किया था, और 3rd नंबर का जोकर पर किया था। तो ये तीनों प्रयोग किससे संबंधित है, हमारे अल्बर्ट बांडुरा जी से संबंधित है। अब अगर मैं बात करूं बांडुरा द्वारा बताए गए अधिगम के 4 सोपान, ये ही क्या हैं, इस सिद्धांत की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इस सिद्धांत की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये 4 पॉइंट हैं। ध्यान रख लेना इस बात को, और ये 4 पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए किसी भी प्रकार, साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो इस जो प्रयोग के जो इस सिद्धांत के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये 4 ही हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा जी ने अधिगम के 4 सोपान बताए थे, और वो 4 सोपान कौन कौन से थे हैं। पहला था अवधान, यानी कि ध्यान केंद्रित करना या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि अटेंशन, यानी कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उस पर ध्यान देना, अटेंशन। अवधान को क्या बोलते हैं, ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करने को क्या बोलते हैं, अवधान बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अटेंशन बोलते हैं। जो दूसरा पॉइंट था वो था धारण या व्यवहार को स्मरण करते हुए धारण करना, यानी कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं पेशेंसफुली, अटेंशन से उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने माइंड में क्या करना, मेमोराइज करना, मेमोरी में उस चीज़ को भर लेना, उसको धारण कर लेना कि ये काम ऐसे हुआ था, तो मेमोरी में वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, रिटेंशन बोलते हैं इसको। पहला है अटेंशन, फिर है रिटेंशन या मेमोरी, 3rd पॉइंट है पुनः प्रस्तुतिकरण या स्मृति को क्रिया में बदलना। तीसरा पॉइंट क्या है, पुनः प्रस्तुतिकरण या स्मृति को क्रिया में बदलना। अब क्या होता है कि अब आप जो आप देख रहे थे वहाँ पर, आप वहाँ से आ गए, वहाँ से अपने घर आ गए, अब लेकिन वो जो चीज़ थी वो तुम्हारे दिमाग में है, तो तुम क्या कर रहे हो, घर पर आकर उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी कि पुनः उन चीज़ों को अपने माइंड में दोहरा रहे हो। यही क्या होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है। पुनः इस प्रस्तुतिकरण या स्मृति को क्रिया में बदलना, यानी कि रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट करना उन चीज़ों को। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 है पुनर्वलन, अभिप्रेरणा, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन, यानी कि री इन्फोर्समेंट। यानी कि मतलब ये हुआ कि आपने पुनः प्रस्तुतिकरण कर लिया उस चीज़ का। अब जब आप पुनः प्रस्तुतिकरण कर लोगे
तो उस चीज़ को करने में सक्षम हो जाओगे, आपके समझ में आ जाएगी कि वो चीज़ कैसे हुई है, और आप उस चीज़ को करके देखोगे। और अगर आप उस चीज़ को करने में सफल हो गए तो आपको क्या मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, और उस चीज़ को बहुत मतलब नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे ढंग से करने की सोचोगे आप। तो ये क्या होता है, पुनर्वलन होता है, यानी कि किसी चीज़ में जब सक्सेस मिल जाती है हमें, तो हमें क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इसी को ही अपन पुनर्वलन कहते हैं, री इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो पुनर्वलन, अभिप्रेरणा या अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन। तो ये 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो वो 4 पॉइंट हैं आपके बांडुरा द्वारा बताए गए अधिगम के 4 सोपान, जिनको आपको कंठस्थ करना है। और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि बांडुरा के जो बताए गए अधिगम के 4 सोपान हैं, उनका क्रम बताइए कि किस प्रकार से ये क्रमित होते हैं। तो उसमें से पहला जो था वो था अवधान यानी अटेंशन, दूसरा था धारण यानी रिटेंशन, तीसरा था पुनः प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन, चौथा था यानी पुनर्वलन, री इन्फोर्समेंट। तो आपको तो ऐसे याद रखना है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन, री इन्फोर्समेंटेशन। ठीक है, तो ये 4 आपको क्रमिक रूप से ऐसे ही, ठीक ऐसे ही याद रखने हैं। यही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बांडुरा के अधिगम सिद्धांत का। अब ये पॉइंट है कि हमारा अवधान या ध्यान हमारी रुचि पर निर्भर करता है। आई बात समझ में, कि हमारा जो ध्यान है वो हमारी हॉबी पर निर्भर करता है, कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हुए तो हम उस चीज़ को देखने के लिए रुकेंगे, वरना हम वहाँ से क्या कर देंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, उस चीज़ को देखेंगे नहीं, उस चीज़ को इग्नोर मार जाएंगे। अगर हमारा उस चीज़ में रुचि है, हॉबी है, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अवधान पूर्वक देखेंगे। जिस काम में हमारा जितना ज़्यादा रुचि होता है वो काम हमें उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यानी कि जिस काम में हमारी जितनी ज़्यादा हॉबी होती है, रुचि होती है, हम उस काम को उतना ही बेटर करते हैं, अट्रैक्टिवली करते हैं, और हम उस काम के लिए डेडिकेट होते हैं। ठीक है, आई बात समझे। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो हॉबी है, आपकी रुचि है, वो ध्यान को प्रभावित करती है, अवधान को प्रभावित करती है। ठीक है, अब ये पॉइंट है कि सीखने वाले को सबसे पहले मॉडल या प्रतिमान, प्रतिमान को इंग्लिश में मॉडल बोलते हैं और मॉडल को हिंदी में प्रतिमान बोलते हैं, याद रखना। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कोई मॉडल नहीं देगा, आपको प्रतिमान देगा, प्रतिमान लिख कर दे देगा आपको। प्रतिमान का मतलब क्या होता है, मॉडल होता है। तो सीखने वाले को सबसे पहले मॉडल या प्रतिमान पर ध्यान देना आवश्यक है। सीखने वाले को मॉडल ने क्या किया है उनका स्मरण रहना आवश्यक है। यानी कि जो भी सीख रहा है उसको ये स्मरण रहना आवश्यक है कि जो हमारा जो मॉडल है, हम जिसको देख रहे हैं, उसने भैया क्या किया है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, उनका स्मरण रहना आवश्यक है। अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है, अधिगमकर्ता कौन, जो सीख रहा है, लर्नर। अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अधिगमकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। यानी कि उसके अंदर उस टॉपिक की, उस लाइन की, जिस क्षेत्र में वो लर्निंग कर रहा है, उस क्षेत्र तक की उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा सा बच्चा है और उसको आप बहुत हाई लेवल की चीज़ें सिखाने लग जाओ, तो वो कहाँ से सीख पाएगा, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, उसका इतना भी डेवलप ही नहीं हुआ है माइंड। ठीक है, तो उम्र के हिसाब से जब अपन किसी चीज़ों को सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि वो योग्यता के अनुसार सीखना होता है। तो उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता होनी चाहिए। अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होनी चाहिए। यानी कि अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, तो वो कहाँ से कर पाएगा, बताओ आप, नहीं कर पाएगा ना। इच्छा शक्ति का होना किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब है बांडुरा के सिद्धांत के शिक्षा में महत्व। यानी कि बांडुरा का जो सिद्धांत है वो हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा में, हमारी साइकोलॉजी में, हमारी टीचिंग मेथड्स में कहाँ तक काम आया, ये कहना चाह रहा है। तो मैं बात करूं बांडुरा के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व था, तो नंबर 1 है, यह सिद्धांत बालक के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष उपयोगी है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि यह जो सिद्धांत है बांडुरा का, वो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष उपयोगी है। कैसे है कि एक लड़का है और वो किसी बहुत अच्छी लड़की के साथ फ्रेंडशिप में है, उसमें जो गट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी है,
शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो उसके व्यवहार को देखकर उसमें जो परिवर्तन आएंगे, जो उसके गुण आएंगे, वो ही क्या होगा कि उसमें व्यक्तित्व निर्माण की भूमिका होगी उसकी, जिसके साथ वो रह रहा है। तो यह सिद्धांत बालक के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है, कक्षा कक्ष में बच्चों के सामने हमेशा आदर्श मॉडल ही प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बच्चे कुछ गलत ना पढ़ें, गलत ना सीखें। ये लाइन कह रही है कि जो क्लास है, जो टीचर जिस क्लास में पढ़ा रहा है, उस क्लास में हमें हमेशा आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, यानी कि कोई चीज़ गलत नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से। और वो अगर गलत चीज़ों को अनुकरण कर ले गया घर पे, तो बताओ उसके दिमाग पर गलत इफेक्ट पड़ेगा ना। तो हमें गलत इफेक्ट नहीं डालना है बच्चों के अंदर, इसलिए कक्षा कक्ष में बच्चों के सामने हमेशा आदर्श मॉडल ही प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बच्चे कुछ गलत ना पढ़ें, कुछ गलत ना सीखें। तीसरा पॉइंट है हमारा, विशिष्ट तथा असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। कि विशिष्टता तथा असामान्य व्यवहार करने वाले कैसे होते हैं? जो जैसे कोई किन्हीं लड़कों में आदत होती है ना, कोई पीछे बैठकर मतलब मास्टर को तंग करना, टीचर को तंग करना, या अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, अनैतिकतापूर्ण जो एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें कहते हैं असामान्य व्यवहार। तो विशिष्ट तथा असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है, यानी कि इसी सिद्धांत के माध्यम से सुधारा जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि बांडुरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार में आक्रामकता नहीं रखनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा पोलाइटली व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ, उनके साथ अच्छा रहना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, और शांति से धैर्यपूर्वक उनको समझाना चाहिए, उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो बांडुरा जी ये मानते हैं कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि दूसरों को देख कर सीखता है, उनकी एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखता है। तो इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार में आक्रामकता नहीं रहना चाहिए, यानी कि टीचर को हमेशा कैसा रहना चाहिए? कूल टीचर रहना चाहिए। हमारा पांचवा पॉइंट है इसमें, यह है कि तैरना सीखना, मोटर बाइक चलाना, रिपेयरिंग का काम सीखना आदि सब अनुकरण द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से सीखा जाता है। क्योंकि इन चीज़ों को हम कैसे सीखते हैं? दूसरे के अनुकरण के माध्यम से, दूसरों के मतलब उन 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 दूसरे जो उस कार्य को कर रहे होते हैं, तो हम पेशेंसली उस चीज़ को देखते हैं, अवधान करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, और तब हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो तैरना सीखना, मोटरसाइकिल चलाना, रिपेयरिंग का काम सीखना आदि सब अनुकरण द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से सीखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे बांडुरा के सिद्धांत के शिक्षा में महत्व के, जो कि क्या है? इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या है भैया? इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका बांडुरा का अधिगम सिद्धांत। क्या हो गया? बांडुरा का अधिगम सिद्धांत। इन चारों पॉइंटों को आप जरूर याद रख लीजिएगा। अधिगम के जो 4 सोपान हैं, और इनकी बुक का नाम याद रखिएगा। बुक का नाम है सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। ठीक है, प्रयोगों को याद रखिएगा, और इनके इसके जो अन्य नाम हैं उनको याद रख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाम से नहीं देगा, वो अलग अलग नाम चेंज कर करके पूछता है, तो इसलिए हमें सभी नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाइयों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में लिख कर भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। कोई चीज़ अगर टीचर से रिलेटेड पैटर्न में कोई चीज़ समझ नहीं आती हो, चाहे साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड हो, साइंस हो, मैथ हो, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, BSc की हुई है मैंने। ओके, धन्यवाद साथियों।